नमस्कार साथियों, एलसीएम क्लासेस में आपका स्वागत। पिछली क्लास जो हमारी हुई थी उसमें हमने जो सीक्वेंस के बारे में देखा था, कुछ सीक्वेंस क्या होती है, रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है, उसके पश्चात उसमें सुप्रीमम किस प्रकार से निकालते हैं, इन्फीमम किस प्रकार से निकालते हैं, लिमिट पॉइंट कैसे निकालते हैं, उसके अलावा लिमिट कैसे निकालते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, ऑक्सिलरी सीक्वेंस क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पहले देख चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो पिछली क्लासेस जो हुई थी, पिछली क्लास उससे हमारी कनेक्टेड क्लासेस है। कुछ जो पिछली क्लास हुई उसमें कुछ उससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही साथ इस टॉपिक से संबंधित पिछली जितनी भी सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम हुए उसमें जो क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक से रिलेटेड, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीक्वेंस। अब सीक्वेंस में जो बेसिक चीज़ें सब हमने देख चुके हैं, पहले ही बता दिया आपको। आज कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस इज दैट इट इज़ बाउंडेड एंड हैज़ ए यूनिक लिमिट पॉइंट। अब कोई भी सीक्वेंस है उसको कन्वर्जेंट होने के लिए दो चीज़ें बहुत आवश्यक है, ये नेसेसरी भी और सफिशिएंट कंडीशन है। एक तो वो बाउंडेड होने चाहिए, जो बाउंडेड होने चाहिए, और दूसरा जो है उसमें जो लिमिट पॉइंट है वो यूनिक होना चाहिए, एक ही लिमिट पर होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट है तो वो सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होगी। ठीक है, साथ ही साथ बाउंडेड होने चाहिए, उसमें n टेंस टू इनफाइनाइट रखने पर कोई न कोई वैल्यू, फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया बाउंडेड एंड यूनिक लिमिट पॉइंट दैट कन्वर्ट जो सीक्वेंस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगला पॉइंट है कि एनवी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। जो प्रत्येक अभिसारी जो होता है अनुक्रम वो परिबद्ध होता है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। जितनी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो सब के सब बाउंडेड होगी। बट कन्वर्स नॉट ट्रू। लेकिन यदि कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट हो ऐसा आवश्यक नहीं है। ठीक है, हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। जैसे ये सीक्वेंस, पहले इसको देखते हैं अपन। ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब कन्वर्जेंस है, इसका लिमिट निकाले अपन, इसका लिमिट पॉइंट या लिमिट निकाले तो n टेंस टू इनफाइनाइट रखने पर इसका मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब ये कहाँ, जैसे स्टार्ट में पहला जो बिंदु है n टेंस टू, जैसे 1/n है, 1/n है, जैसे 1/n है तो n टेंस टू इनफाइनाइट, जैसे n इक्वल टू 1 रखा तो ये 1/1 आएगा, 2 रखा तो 1/2, 3 रखा तो 1/3। इस प्रकार से लास्ट n टेंस टू इनफाइनाइट रखते हैं 1/इनफाइनाइट का मतलब क्या हो जाए, 0 हो जाएगा। मतलब ये सीक्वेंस जो है वो 1 और ये जो 0 इसके बीच में कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, मतलब यूँ कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू किस तरफ जा रही है, 0 की तरफ जा रही है, मतलब बाउंड हो रही है, फिक्स वैल्यू हो रही है, उससे आगे इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही है। इसका मतलब ये जो कन्वर्जेंट है, अब ये कन्वर्जेंट है इसलिए क्या है, बाउंडेड होगी। ठीक है, ये सीक्वेंस क्या आ रही है, बाउंडेड होगी। अब यहाँ पे उल्टा कि जब सीक्वेंस बाउंडेड है, यदि सीक्वेंस बाउंडेड हो तो वो कन्वर्जेंट हो ऐसा आवश्यक नहीं है। कैसे, कि जैसे ये -1 की पावर n है। अब यहाँ पे n टेंस टू इनफाइनाइट, मतलब n की जगह तुमने 1 रखा तो -1 आएगा, 2 रखा, n का मान 2 रखा तो +1 आएगा, 3 रखा तो फिर वापस -1। इसका मतलब -1 + 1, -1 + 1 इस प्रकार से आता जाएगा। अब अभी बताया कि ये सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड तो है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है 1 -1 चल रही है, मतलब इनफाइनाइट नहीं आ रहा है। इसका मतलब बाउंडेड तो है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं होगी। क्यों कन्वर्जेंट नहीं होगी, क्योंकि इसके 2 लिमिट पॉइंट आएंगे, एक 1 आएगा, एक -1 आएगा। और इसको इससे पहले वाले से रिलेटेड से जोड़ो। पहले वाला जो बिंदु था कि उसमें यूनिक पॉइंट, लिमिट पॉइंट होना चाहिए। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तो उसके लिए लिमिट पॉइंट यूनिक होना चाहिए। यहाँ पे 2 लिमिट पॉइंट आ रहे हैं, अब यहाँ पे यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये कन्वर्जेंट नहीं होगी। इसलिए अपन इसको सीधा भी याद रखना है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्ट्स नॉट ट्रू। अगर सीक्वेंस बाउंडेड हो तो वो कन्वर्जेंट हो ऐसा आवश्यक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि मोनोटोनिकली sequence increasing sequence xn is convergent if and only if it is bounded, and that case limit xn
मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, कोई सीक्वेंस जो है वो लगातार इसका इंक्रीज कर रही है इस प्रकार से। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ये जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, एक निष्ठ वर्धमान अनुक्रम है, वो कन्वर्जेंट कब होगा? यदि और केवल यदि इट इज बाउंडेड, अगर ये बाउंडेड है, अगर ये बाउंडेड है तो ये क्या करेगा? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस वो कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, या यूँ कह सकते हैं कि अगर ये कन्वर्जेंट करती है तो ये बाउंडेड होगी, अगर ये बाउंडेड है तो ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। इसका मतलब अपन इसको शॉर्ट में ये इस प्रकार से कह सकते हैं कि यदि कोई सीरीज है वो इंक्रीज कर रही है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या अगले जो टॉपिक है उसमें डिक्रीजिंग भी हो सकती है। अगर वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो, या तो वो लगातार बढ़ रहा है उसकी वैल्यू, या घट रही है, और साथ ही साथ वो बाउंडेड हो, तो अगर ये दोनों चीज़ें हो तो अपन इस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को बोलेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, यही लिखा हुआ है। तो अगर कोई सीरीज इंक्रीज कर रही है, इसी प्रकार अगला पॉइंट है डिक्रीज कर रही है, या तो वो इस प्रकार से जा रही है ऊपर, या इस प्रकार से आ रही है, और साथ ही साथ वो क्या है? बाउंडेड भी है, तो ऐसी सीक्वेंस को अपन क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब यदि वो इंक्रीज कर रही है तो उस समय जो इंक्रीज कर रही है तो इसका जो एन टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे, मतलब एनवा टर्म है वही उसका सुप्रीमो होगा, ये सुप्रीमम होगा। यदि वो डाइवर्स कर रही है तो ये एन टेंड्स टू इन्फिनिटी रखने पर ये जो बिंदु आएगा यही इसका क्या होगा? इन्फीमम होगा। ठीक है, तो ये सुप्रीमम होगा, ये इन्फीमम होगा। इस प्रकार से ध्यान रखें। नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है, अगला जो पांचवा पॉइंट है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की होल पावर n = e, इसका मान क्या e होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीधा एग्जाम में पूछ सकता है। पहले भी पूछा, इससे संबंधित, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब इसको सीधा याद रखना कि इसकी वैल्यू e होती है। लेकिन अगर e कैसे होती है, अगर निकालना चाहे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक से निकालना है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि अगर कोई भी फंक्शन है f(x) की होल पावर gx इस प्रकार से आ जाए तो इसका जो निकालने का तरीका वो होता है e की पावर gx। इसकी शॉर्ट ट्रिक है ये f(x - 1), ये वाला जो फार्मूला को या शॉर्ट ट्रिक को इसका यूज़ करते हैं, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी चलेगा ही, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी चलेगा। अब इसको अप्लाई करें यहाँ पे e की पावर f(x), e की पावर gx ऊपर जो है वो आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये n आगे आ गया, उसमें 1 + 1/n ये हो गया f(x - 1), इसमें एक घटा दो, ये 1 से 1 कट गया, तो e की पावर n × 1/n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी चल ही रहा है, ये n से n कट गया, मतलब e की पावर 1, इसका मतलब e आया वैल्यू। ठीक है, इस प्रकार से सीधा भी रखना कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की होल पावर n, इसकी जो वैल्यू है वो e के बराबर होता है इसका मान। अब e जो है वो उसकी जो वैल्यू है e का मतलब 2 और 3 के मध्य होती है। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग होती है। तो इसी प्रकार अगला जो है कि n की पावर 1/n और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अब कैसे होती है मैं इसको यहाँ पे करके बता देता हूँ। जैसे n की पावर 1/n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है। आप लोग को सीधा याद रखना है, लेकिन अब अगर बाई चांस भूल जाओ तो इसको निकाल के देख लेना। जैसे मैंने इसको y कर दिया, n की पावर 1/n, इसको मैंने y कर दिया। अब मैंने दोनों तरफ log ले लिया, तो log y बराबर log n की पावर 1/n, n टेंड्स टू इन्फिनिटी चल रहा है, log y = log m की पावर n, n आगे जाता है तो 1/n log n। ठीक है, 1/n log n। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी चल ही रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी चल ही रहा है। अब यदि n टेंड्स टू इन्फिनिटी इसमें रखते हैं अपन यदि, तो ये log इन्फिनिटी का मान इन्फिनिटी होता है, तो मतलब इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी रूप आएगा। तो इसमें इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी रूप आया था, इसमें DL हॉस्पिटल लगा देते। क्या लगाते थे? DL हॉस्पिटल। DL हॉस्पिटल का मतलब होता है कि ऊपर का ऊपर में डिफरेंशियल करो, नीचे का नीचे में डिफरेंशियल करो। तो ऊपर log n है, इसका डिफरेंशियल किया n के सापेक्ष तो 1/n आएगा। उसी प्रकार n का किया तो 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ रखते हैं अपन, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ रखते हैं। इसकी वैल्यू जो है 1/∞ का मान कितना होता है? 1/∞ का वैल्यू 0 हो जाएगी। अब log y का मान 0 है,
log y का मान 0, तो y बराबर log इधर जाते ही वो e बन जाता है, e की पावर 0, और e की पावर 0 का क्या मान होता है, 1 होता है। इस प्रकार से अपन जो है ये वाला इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन सीधा याद रखना कि इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। उसी प्रकार अब ये जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वो सब अपनों ने डिस्कस कर लिए जो इससे रिलेटेड थे। अब इस टॉपिक से संबंधित जो पिछली सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो क्वेश्चन आए उसको अपन डिस्कस करते हैं। चलिए, पहला जो क्वेश्चन था ये 2016 सेकेंड ग्रेड की परीक्षा में पूछा गया था। द सीक्वेंस SN 1 + 1/n की होल पावर n इज, यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा था कन्वर्जेंस टू ए रेशनल वैल्यू, कन्वर्जेंस टू ए इरेशनल वैल्यू, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस टू ए रेशनल वैल्यू और डाइवर्जेंस। अब ये जो सीक्वेंस है वो कहाँ कन्वर्ज कर रही है, अभी बताया थोड़ी देर पहले कि इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है e के बराबर होता है, और e का जो मान होता है ये SN, इसकी जो वैल्यू होती है 2 और 3 के मध्य होती है। अब 2 और 3 के मध्य मतलब 2 पॉइंट समथिंग होती है, इसका मतलब ये जो 2 पॉइंट समथिंग है ये कौन सी वैल्यू, रेशनल वैल्यू है, ठीक है, परिमेय संख्या है, ये P/Q रूप में आएगा। इसका मतलब ये कहाँ कन्वर्ट कर रही है, रेशनल वैल्यू पे। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। डाइवर्जेंट नहीं होगी, इनफाइनाइट नहीं आ रहा है इसकी वैल्यू। कन्वर्जेंट टू इरेशनल भी नहीं होगी, क्योंकि ये तो रेशनल वैल्यू है 2 से 3 के मध्य जो है। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी 2016 सेकंड ग्रेड परीक्षा में पूछा गया कि ये सेट 1/n स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N इज। अब ये जो क्वेश्चन है वो इसके पहले जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लोज्ड और ओपन सेट क्या होता है उससे भी रिलेटेड है, और इसका बाउंडेड क्या होता है इसके बारे में अभी इसके पहली क्लास में देखा था, इससे भी रिलेटेड है। इसलिए दोनों का मिक्स रूप है ये कि यह सेट 1/n बिलोंग्स टू n इज ए क्लोज्ड एंड बाउंडेड ओपन एंड बट बाउंडेड नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड बट बाउंडेड एंड अनबाउंडेड। अब सबसे पहले तो अपन ये बाउंडेड है कि नहीं देख लेते हैं। अब जैसे ही ये n टेंस टू इनफाइनाइट रखा, तो 1/∞ का मान होता है 0। इसका मतलब ये कहाँ जा रहा है, फिक्स बाउंड हो रहा है, मतलब 0 की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये तो बाउंडेड हो गया। अब जब बाउंडेड है जिसका मतलब ये तो गलत हो गया। अब कह रहा है बट बाउंडेड ठीक है, बट बाउंडेड ठीक है, एंड बाउंडेड ठीक है। अब बाउंडेड वाला तो अपन चेक कर लिया, अब अपन चेक कर रहे हैं कि क्लॉज और ओपन सेट। अब क्लॉज और ओपन सेट के लिए 2 चीज़ें बताई थी मैंने, एक तो क्लॉज और दूसरा था ओपन। एक तो CL के बारे में बताया था मैंने, अगर क्लॉज सेट होगा तो लिमिट पॉइंट, और ओपन सेट होगा तो IO या IO, ठीक है। इस प्रकार से बताया था मैंने कि अगर क्लॉज सेट होगा तो लिमिट पॉइंट उसमें एग्जिस्ट करेंगे। ऑल लिमिट पॉइंट इज एग्जिस्ट इन द सेट, यही बताया था मैंने आपको। उसी प्रकार अगर ओपन सेट होगा तो सबके सब जो इंटीरियर पॉइंट है वो उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर लिमिट पॉइंट सबके सब एग्जिस्ट करेंगे तो वो क्लोज सेट होगा, अगर इंटीरियर पॉइंट सबके सब एग्जिस्ट करेंगे तो वो ओपन सेट होगा। अब देख लो यहाँ पे सबसे पहले लिमिट 1/n है, n टेंस टू इनफाइनाइट रखते हैं, इसका लिमिट पॉइंट हो गया 1/∞ का मतलब 0। अब 0 लिमिट पॉइंट है, जबकि 0 तो इसके अंदर आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि n टेंस टू 1 रखा तो ये 1/1 आएगा, 2 रखा तो 1/2, 3 रखा तो 3, n का मान रखते जाओ ये वैल्यू आती जाएगी। लेकिन यहाँ कहीं पे भी 0 नहीं आता है, जबकि लिमिट पॉइंट क्या 0 है। इसका मतलब 0 तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लिमिट पॉइंट है ही नहीं। जब लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब ये क्लॉज सेट जो है वो नहीं होगा, ये क्लॉज्ड नहीं होगा, नॉट क्लॉज्ड, ठीक है, ये क्लॉज नहीं होता। इसी प्रकार जो इंटीरियर पॉइंट है, अब जो इसका इंटीरियर पॉइंट जो सबके सब इंटीरियर पॉइंट है उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए, यही इंटीरियर पॉइंट होगा तो ये भी इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब लिमिट पॉइंट और इंटीरियर पॉइंट दोनों एग्जिस्ट नहीं करते। इसका मतलब न तो ये क्लोज्ड है और न ही ओपन है, जबकि बाउंडेड तो है, अभी बताया बाउंडेड क्यों है वो। इसका मतलब इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सीरीज से भी रिलेटेड है। ये जो क्वेश्चन है इसे क्वेश्चन 12th जो सीनियर सेकेंडरी का जो पोर्शन है इस प्रकार वहाँ से भी पूछ सकता है। इसकी वैल्यू क्या हो गई हूँ, अब इसको मैं यहाँ सॉल्व करके बता रहा हूँ। जैसे n की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, इसको अपनों ने an मान लिया, ठीक है, इसको an कह दिया, तो an + 1
n+1 करते ही n+1 की होल पावर n+1 अपॉन फैक्टोरियल n+1 हो गया। अब दोनों को an+1 अपॉन an कर देते हैं, तो जैसे ही किया तो n+1 की होल पावर n+1 अपॉन फैक्टोरियल n+1, और इसके अपॉन में जब करेंगे तो ये तो ऊपर चला जाएगा, चौथी संख्या है, ये नीचे रहेगा n की पावर n। अब यहाँ से मैंने इसको अलग अलग कर लिया, तो ये हो गया n+1 की पावर n इंटू n+1, इसको अलग कर लिया। ठीक है, आधार समान गतर जुड़ी हुई घातों को अलग अलग कर सकते हैं। उसी प्रकार n+1 है, इसका फैक्टोरियल मैंने इसको सोल्व कर लिया, n+1 और उसको एक कम कर दो, n+1 -1 का मतलब फैक्टोरियल n आ जाएगा। इसी प्रकार ये फैक्टोरियल n है ही, यहाँ पे n की पावर n चल ही रहा है, ये इससे कट गया। अब यहाँ से मैंने क्या किया, ये भी इससे कट गया। अगली जो स्टेप है यहाँ कर देते हैं। अगली स्टेप में ये हो गया n+1 की होल पावर n चल रहा है, उसी प्रकार अपॉन में n की पावर n है। ठीक है, अब यहाँ से मैंने n कॉमन लेते ही बाहर निकलेगा तो ऊपर घात n है, तो n की पावर n, तो यहाँ पे n कॉमन लिया तो n कॉमन लेती है, बाहर घात n है तो n की पावर n, लेकिन अंदर 1 + 1 अपॉन n हो जाएगा, उसके ऊपर n चल ही रहा है n की पावर n, और ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी चल ही रही है सब में, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सब में चल रहा है। अब ये जो है इसकी वैल्यू जो है अभी थोड़ी देर पहले देखा था अपनों, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन n की होल पावर n, इसका मान क्या आता है, e आता है। लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे फैक्टोरियल n ऊपर है, ये नीचे है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 1/e हो जाएगी। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन सही है। जल्दबाजी में ध्यान रखें, यहाँ पे e भी आ सकता है। ये कब, अगर ये ऊपर आता है ये नीचे आता है तो वैल्यू e आती, लेकिन यहाँ पे फैक्टोरियल n ऊपर है ये नीचे है, तो इसका मतलब उल्टा हो जाएगा 1/e। ठीक है, अंतिम जो क्वेश्चन है, ये जो लेक्चरर की जो परीक्षा हुई 2015 फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ, उसमें पूछा था कि सीक्वेंस xn वेयर x1 बराबर दे रखा है, xn+1 दे रखा है। अब ये पूछ रहा है कि क्या ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या कंडीशनली कन्वर्जेंट है या नन ऑफ दिस, इसमें से कुछ नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया था उस रूल्स को फॉलो करना है। x1 = 1 दे रखा है, अब यहाँ पे मैं x2 निकालता हूँ, इससे थोड़ा सा 2-3 वैल्यू निकाल लो। n का मान 1 रखा तो ये x2 हो जाएगा, 1 रखते ये जो हो जाएगा 2x1 + 3 अपॉन 4। अब यहाँ पे x2 की जो वैल्यू हो जाती है, अब x1 का मान 1 है तो ये हो गया 2 + 3 अपॉन 4, इसका मतलब 5/4। अब 5/4 का मतलब इसको अपन सोल्व करें, 5/4 का मतलब ये हो गया 1 पॉइंट, ठीक है, 1.25 वैल्यू आ रही है, 1.25। अब जहाँ से देखें यहाँ पे ये वैल्यू इससे बढ़ रही है, एक और निकाल लेते हैं। इसी प्रकार x3 निकालेंगे तो वो इससे वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये चीज़ है कि ये इंक्रीज कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग है, एक तो ये इंक्रीजिंग है। साथ ही साथ अब इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ तक जा रही है, 2 तक जाएगी। यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू 1 है, ये xn है, 1 xn2 मतलब इंक्रीजिंग है, लेकिन जो वैल्यू है वो अनबाउंडेड नहीं है, अब बाउंडेड है। क्या है, ये बाउंडेड वैल्यू है। इसकी जो वैल्यू n टेंस टू इनफाइनाइट रखोगे तो भी क्या आएगी, बाउंडेड ही आएगी, मतलब अनबाउंडेड नहीं है। इसका मतलब जब इंक्रीजिंग भी है और बाउंडेड भी है तो वो वाले जो कॉन्सेप्ट है, कौन सा, ये ध्यान से देखें, ये वाला, ये कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। कब कन्वर्जेंट होती है, यदि वो बाउंडेड हो, या वो बाउंडेड हो और इंक्रीज, तो वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करना है। अब इसमें यूज करना कि वो सीरीज कैसी इंक्रीज भी कर रही है और दोनों बाउंडेड भी है। जब इंक्रीजिंग और बाउंडेड दोनों है तो वो सीक्वेंस क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट होगी। सीक्वेंस क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमने पिछली जो क्लास थी और आज की जो क्लास है, इन दोनों में आपको कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस के बारे में पूरी चीज़ें जो टॉपिक टू टॉपिक मैंने बताया, हर पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया है। साथ ही साथ पिछली जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सीरीज़ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिकतम लोगों तक जानकारी पहुंचे और समय समय पर आपको अपकमिंग क्लासेस के बारे में सूचनाएं प्राप्त होती रहे। साथ ही साथ यदि आप ऑफलाइन में हमसे जुड़ना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो और हमारे से ऑफलाइन जुड़ सकते हो। एक बार पुनः
आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।